हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपने पहले भी इस टॉपिक को कई बार पढ़ा होगा। तो देखिए, अगर आप टीचिंग के संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं। और अगर बात करें लर्निंग वाले टॉपिक की, जिसे आप कहते हैं, अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो उसको हम अधिगम कहते हैं। साधारण भाषा की अगर बात करें तो साधारण भाषा में इसी को हम सीखना कहते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं लर्निंग। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये आपसे आपके 3 से 4 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे आपको किस मतलब जब हम डिस्कस करेंगे इससे संबंधित थ्योरी के बाद में जो सेकंड मतलब इसकी वीडियो रहेगी वो इसके क्वेश्चनों की ही रहेगी। तो आप टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है जिसे कहते हैं अधिगम या फिर सीखना, एक तरह से दूसरी भाषा में कहे, या फिर लर्निंग। देखिए, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो सीधी सी बात है, आपने भी देखा होगा कि जो सीखना किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति से भी हमको बहुत कुछ सीखते हैं, अपने समाज से भी सीखते हैं। तो हम अलग अलग तरह तरह के अनुभव वहां से लेते हैं। ठीक है, और अलग लेते हैं तो जब हमारे जीवन में अनुभव जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चेंज देखने को भी अपने जीवन में मिलता है। वो हमारी एक्टिविटीज में हो सकता है, हमारी स्किल्स में हो सकता है, मतलब चेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आप सीरियस ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई चेंज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, साधारण सीधे शब्दों में इसको कहा जाए तो जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारे अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार की जो क्षमता होती है, हमारे व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी होती है, जो आपकी स्किल्स होती है, जो आपकी एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी काम को करने की, आपका जो बिहेव होता है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आता है, आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये भी आपको देखना है कि वो स्थायी होता है या फिर अस्थायी होता है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपने एक बार किसी चीज को सीख लिया है तो वो जीवन भर के लिए परमानेंट हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि आपने एक बार साइकिल सीख ली तो सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी ना कि जिंदगी में जब भी आपको चलाना होगा तो बार बार सीखना होगा। सीख ली तो सीख ली, बाइक चलानी सीख ली तो सीधी सी बात है वो जीवन भर के लिए आपने सीख ली है। गाड़ी चलानी सीख ली है तो सीख ली है। आपको टाइपिंग आपने सीख लिया तो वो परमानेंट हो जाती है पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं किसी चीज को लेकर, जब आप सीखते हैं तो वो किस तरह के हो जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसी को हम अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आए। तो हमारे जो अनुभव हम गेन करते हैं कहीं से भी, किसी व्यक्ति से, किसी इन्वायरमेंट से, या फिर अपनी सोसाइटी से, कहीं से भी हम मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस से कहीं से भी हमने कोई अनुभव लिया, और तो हमारा जो बिहेव है, हमारी जो क्षमता है उसमें चेंज आएंगे। क्या आएंगे? चेंज आएंगे। और वो चेंज किस प्रकार के होंगे? वो स्थायी चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ गए। बस उसी को हम सीखना कह देते हैं, उसी को हम अधिगम कह देंगे। अगर मनोविज्ञान की भाषा में इस टर्म को यूज करें तो उसी को हम अधिगम कह देंगे। ठीक है, अब बात करें कि ये जो अधिगम होता है, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं, ये किस प्रकार का, इसमें यानी कि कुछ विशेषताएं होती है कि नहीं होती है, मतलब इसकी खासियत क्या है। तो देखो भाई, अधिगम जो होता है वो स्वयं में एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत यानी कि कंटिन्यूअस चलती है। कंटिन्यूअस इन द सेंस ये पूरी लाइफ, जब तक आपका जीवन है तब तक आप कुछ ना कुछ जीवन भर सीखते ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी के किसी एक पड़ाव में कुछ सीखते हो और बाकी मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। नहीं, आप जब आपका जन्म होता है, जब थोड़ी सी आपको समझ आने लगती है, चीजें समझ में आने लगती है कि कौन सी चीज क्या है, किसको किस नाम से बुलाए, रिश्ते नाते समझ में आने लगते हैं, वहां से उस पीरियड से लेकर हम कह सकते हैं शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं। तो शैशवावस्था का पीरियड से लेकर हम कहेंगे कि आपका जो मतलब टिल डेथ तक का जो पीरियड रहता है, वहां तक आप कुछ ना कुछ मतलब बातों को सीखते ही रहते हैं। जीवन भर सीखना चलता रहता है। व्यक्ति जो होता है हर समय कुछ ना कुछ अधिगम या फिर सीखना करता रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, यानी ये जीवन पर्यंत है।
मृत्यु पर्यंत का हो या फिर जीवन पर्यंत का हो, ठीक है। तो ये पूरी जिंदगी आपका चलता रहता है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी दी गई है जो कि काफी बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए, करो एंड वुडवर्थ एम गिलफोर्ड की कुछ डेफिनेशंस है जो इम्पोर्टेंट का मैंने कलेक्शन यहाँ पर लिया है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर हम करो के शब्दों में समझे कि सीखना क्या है, तो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। यानी हम अच्छी आदतें गेन करें, अच्छा ज्ञान गेन करें, अच्छी अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड से सीखें, तो ये सब क्या है, इन सब को गेन करना ही क्या है, अधिगम है। अगर हम वुडवर्थ के शब्दों में समझे तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति, देखो जो पहले से ही हमें सीखा हुआ है, हमें आता है, तो वो थोड़े ना हम सीखेंगे, नहीं, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को यहाँ पर हम कहेंगे सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये कहा है किसने, वुडवर्थ ने, समझ गए। अगर बात करें गिलफोर्ड के शब्दों में, तो गिलफोर्ड के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है, तो व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना है। कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ नया सीखा और जिसके कारण आपने मतलब किसी चीज को लेकर अच्छा या फिर किसी भी तरह का व्यवहार किया और उससे आपका जो है व्यवहार किसी तरीके से मतलब बदला, चेंज हुआ, तो वही एक तरह से उसको हम क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे, ठीक। तो समझ गए। तो ये जो सीखना जो है मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने शब्दों में समझाया है। तो अब आगे मूव करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सीखने की यानी कि लर्निंग की कुछ विशेषताएं जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टर्म्स को यूज करके पूछी गई है। तो आपको हर एक को बहुत अच्छे से समझना है और यहीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके या फिर कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अधिकतम का समावेश यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि अगर किसी वस्तु की एक से ज्यादा विशेषताएं हैं तो हम एक से ज्यादा उसमें ऑप्शन में उसको कलेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो फिर उसमें से क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताएं नहीं है या फिर कौन सी सीखने की विशेषताओं आप इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, इस प्रकार से मतलब वो बना दिए जाते हैं, कोड बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो सीखना है, लर्निंग है, इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार से है। देखो, पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अधिगम यानी कि सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है, यानी कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर जीव है या फिर कह सकते हैं कि कहीं भी कोई भी स्थान है वहां पर सीखने की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसा भी कोई जीव या फिर कोई स्थिति या फिर कोई क्षेत्र ऐसा बिल्कुल नहीं है जहां पर कुछ ना कुछ सीखने की एक्टिविटी ना हो रही हो। और एक बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर इस यहाँ मतलब इस स्थिति में रहते हुए, इस क्षेत्र में रहते हुए अगर आपने कुछ सीखा है तो आप उसे वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र में जाकर उसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि जो सीखना है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि आपने घर पर कोई चीज सीखी तो उसे स्कूल में अप्लाई ना कर सको, स्कूल में कोई चीज सीखी है, आदर्श सीखा है, कोई गुण सीखा है, उसे घर में आप अप्लाई ना कर सको। तो जो अधिगम होता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, पूरे वर्ल्ड में जो सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। बात करें दूसरी विशेषता की, जो अधिक हमें सीखना है वो जीवन पर्यंत, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। तो ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा, आपकी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, भले ही कहीं किसी कोने में बैठे हो, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, तब भी आप सीखना मतलब तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो उस स्थिति में भी हम ये नहीं कह सकते, अगर हम किसी इंसान को जेल हो जाती है, ठीक है, कह सकते हैं कि उसको उम्र कैद मतलब हो गई, तो क्या वो कुछ सीखेगा? नहीं, वो बिल्कुल सीखेगा। भले ही वो लोगों के टच में नहीं आ रहा है, भले वो बाहरी दुनिया को नहीं देख रहा है, लेकिन बावजूद, भले उसके पास में फोन नहीं, बावजूद उसके वो कुछ ना कुछ सीखेगा। वो जो कह सकते हैं ना कि उसने बंद कमरे का जो अनुभव लिया है वो भी अपने आप में एक सीखना है। तो ये जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तीसरा यहाँ पर विशेषता है कि अधिगम यानी कि सीखना क्या है, विकास है। अपने आप में हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है, सीखना है, वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। यानी कि अपने आप में अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपका डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि एबिलिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं, बहुत सारे नाम मतलब इसको दिए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर ये होता है कि आपने कुछ भी सीखा तो सीधी सी बात है आपका डेवलपमेंट होता है, आपका विकास होता है, यानी कि आप कुछ ना कुछ अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हाँ आप मुझे ये चीजें आ गई है करना। ठीक है, बात करें 4 यहाँ पर विशेषता की, तो जो अधिगम होता है यानी कि जो सीखना होता है एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अनुकूलन प्रक्रिया दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुकूलन जो प्रक्रिया होती है तो जिसे हम इंग्लिश टर्म इसके लिए यूज करेंगे एकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी भी वातावरण में रहकर ही किसी चीज को आप सीखते हैं। आप कहीं पर भी जाओगे, आप उस चीज में जब आप उन चीजों को जब एडप्ट करोगे, उसमें घुल मिल जाओगे, तो सीधी सी बात है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर 5th जो विशेषता है उसकी, तो जो अधिगम है, अधिगम अपने आप में जो सीखना है वो परिवर्तन है, यानी कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को जरूर मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ सीखा और आपको कुछ आया नहीं, आपने कुछ या फिर आ गया और कोई चेंज नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है चेंज तो हो गई। पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, और साइकिल चलाने आप सीख गए, ठीक है, आप ट्राई करोगे तो सीधी सी बात है आप सीख जाओगे। तो सीख जाओगे तो क्या ये कोई अपने आप में चेंज नहीं है, आप इसे परिवर्तन नहीं कहोगे, बिल्कुल कहोगे। आप ये कहोगे कि मेरी लाइफ में एक नया चेंज आया है। क्यों? क्योंकि आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, या फिर आपने जो है गाड़ी चलाना सीख लिया, तो अपने आप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर 6 नंबर देखेंगे कि अधिगम जो है सीखना ही उद्देश्यपूर्ण होता है। देखो भाई, अगर आप किसी चीज को आप टारगेट नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं करोगे कि मुझे मतलब आपने टारगेट ये करना चाहिए कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, ठीक है, मुझे कार चलानी सीखनी है, तो ये अपने आप में एक तरह से टारगेट करके जब आप चीजों में कोई एक्टिविटी करते हो, तो आप निश्चित तौर पर उसे क्या कहोगे? अधिगम कहोगे, सीखना कहोगे, यानी कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, यानी कि आप कोई ना कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ठीक है, बात करें 7 नंबर की, अधिगम जो सीखना है विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण इन द सेंस मतलब आप कोई भी काम करो तो क्या आप बिल्कुल मतलब ऐसे ही कर देते हो कि आपको कुछ पता नहीं होता है, बस हुए जा रहा, अपने आप हुए जा रहा? नहीं, आप उस चीज में दिमाग लगाते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो। अगर आपके पास विवेक है तो आप सीधी सी बात है आपका जो सीखना है वो पॉजिटिव होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब एक टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप विवेक नहीं लगा रहे हैं, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस पता चला कि बस हुआ जा रहा है, जो कुछ भी हुआ जा रहा है उसमें आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि कल स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, आप गए थे, आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पर क्या हुआ, कितने मतलब वहां पर सदस्य थे, क्या क्या एक्टिविटी हुई, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आपने सीखा क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा। तो जो सीखना होता है वो अपने आप में विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। बिना विवेक यूज किए आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, समझ गए? बात करें अधिगम सीखना जो है 1 नंबर पर, तो अधिगम यानी कि सीखना एक तरह की खोज करना है। भाई, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ नए तरीके, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी, कोई नया एग्जाम्पल उसमें निकल ही आता है। जब आप कोई भी काम करते हैं मन से, विवेक से, उत्तेजनापूर्ण, उद्देश्यपूर्ण अगर आप उस काम को करते हैं, तो वो अपने आप में कोई ना कोई नया तरीका, नया एग्जाम्पल खोज ही लेता है। ठीक है, अधिगम जो है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। यानी अधिगम आप अपने आप से भी बहुत सी चीजें सीखते हैं और समाज से भी बहुत सी चीजें सीखते हैं। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखना व्यक्तिगत एवं पर्यावरण अभिक्रिया के साथ संबंधित है। यानी जो लर्निंग है वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल भी होता है और पर्यावरण यानी कि आप किसी भी पर्यावरण में रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं, तो आपका मतलब आप कह सकते हैं कि किसी न किसी वातावरण में तो रहते ही हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत एवं पर्यावरण से अभिक्रिया आपकी चलती रहती है। आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपका किसी न किसी का मतलब लेन देन भी रहता है, तो ये मतलब इंटर रिलेटेड होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली भी सीखते हैं, लोगों से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, और अपने पर्यावरण के साथ में अभिक्रिया करके भी हम सीखते हैं चीजों को। तो ये कुछ खास विशेषताएं थी सीखने के संबंध में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने की नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूरी विशेषता क्लियर हुई होगी, तो इसी में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर दूंगी पूरा को। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यानी इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं इसकी होती है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो सीखना है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक, जिनके नियम से काफी बार क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो सीखने के जो इन्होंने प्राथमिक और सेकेंडरी दो तरह के नियम दिए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सीखने के प्राथमिक और द्वितीय यानी कि सेकेंडरी नियम दिए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर सीधे तौर पर आपको बताना है थॉर्नडाइक। ठीक, यहाँ पर फिर ये पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के जो प्राथमिक नियम है वो कितने हैं। तो प्राथमिक नियम की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। और अगर सेकेंडरी नियम की बात करें यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ पर आपके सामने है, 6 हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो एग्जाम्स वगैरह में मतलब इनकी संख्या 5 दे दी गई होती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर देखें तो वो 6 होते हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इन पर आएंगे। तो अभी देख लेते हैं कि प्राथमिक नियम को पहले समझेंगे, क्योंकि इन्होंने 3 नियम ऐसे दिए हैं सीखने के जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नियम को। ठीक है, तो जो सीखने का प्राथमिक नियम यहाँ पर थॉर्नडाइक ने दिए हैं, उसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। जो फर्स्ट है वो है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। कहने का मतलब थॉर्नडाइक का ये है कि देखो, अगर आपको कुछ भी सीखना है, ठीक है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना। यानी आप किसी चीज को सीखने के लिए अगर आप तैयार है मेंटली, फिजिकली, तो सीधी सी बात है सीखना इफेक्टिव होगा। सीखना कैसे होगा, इफेक्टिव होगा। और अगर आप तैयार ही नहीं है, आप रेडी ही नहीं है, यानी फिजिकली कहो, चलो फिजिकली हो लेकिन मेंटली नहीं हो, और अगर मेंटली हो तो फिजिकली नहीं हो, तो दोनों का मतलब कह सकते हैं कि अगर आप फिजिकली मेंटली दोनों प्रॉपर तरीके से रेडी है, तो ही हम कह सकते हैं कि सीखना, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यानी आप कुछ भी मन लगाकर, दिल लगाकर कुछ भी आप सीखोगे तो सीधी सी बात है अच्छे तरीके से सीखोगे। और अगर आप भाई तैयार ही नहीं हो, किसी चीज के लिए सीखने को तत्पर ही नहीं हो, तैयार ही नहीं हो, तो सीधी सी बात है वो कह सकते हैं कि अगर 100% आपको तैयार रहकर आप सीख पाते हो, तो अगर तैयार नहीं हो तो वो 10% है आप सीखोगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हो और एक्टिव ही नहीं हो, आप अपने विवेक का यूज ही नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो जरूरी यह है कि आपको तैयार रहना है फिजिकली, मेंटली, अपने आप को एकदम से मतलब तत्पर रहना है किसी चीज को सीखने के लिए, तो आप अच्छे से सीख पाओगे। दूसरा, ये जो जरूरी टर्म होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर आप किसी भी चीज को उसको एक्सरसाइज में नहीं लाते हो, कहने का मतलब ये है कि चलो आप फिजिकली मेंटली तैयार हो, ठीक है, और आप उस चीज में कूद गए किसी भी चीज को। फॉर एग्जांपल आपको टाइपिंग सीखनी है, ठीक है, आपने टाइपिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या हुआ कि आपने सिर्फ 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन आपने गैप कर दिया, फिर आपने चौथे दिन भी गैप कर दिया, फिर आप गए 5वें दिन, ठीक है, और 6वें दिन चले गए, ठीक है, फिर 7वें दिन भी चले गए, लेकिन आप पता चला फिर यहाँ पर जो है कम से कम 6-7 दिन के लिए गायब हो गए। ठीक, तो आपने क्या किया, बीच में एक तरह से उसकी एक्सरसाइज छोड़ दी है। अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो सीखना कैसा हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या ही फायदा हुआ, आपने ये यहाँ पर 2 दिन, आपने यहाँ पर 3 दिन दे दिए, कुल मिलाकर आपने अभी तक 5 दिन दिए हैं, तो 5 दिन में आपने काम किया, और बाकी दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर यानी कि कम से कम 8 से 9 दिन की संख्या में आपने उस चीज को छोड़ दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि आपने इतना तो सीखा भी नहीं जितना आप उस चीज को भूल चुके हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उसको एक्सरसाइज में नहीं रखा, उसका अभ्यास नहीं किया। तो इससे ये कहा जाएगा कि भाई अगर आप किसी चीज को मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं कि उसकी 2 सब स्टेज होती है, 2 कंडीशन होती है कि एक तो जब आपको मतलब जरूरत पड़ेगी, अगर आप किसी चीज को एक्सरसाइज में रखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो सीधी सी बात है अगर आपको कभी फ्यूचर में आज का सीखा हुआ टाइपिंग अगर फ्यूचर में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर टाइपिंग की आवश्यकता हो गई, तो क्या आप उसे यूज कर लेंगे। ठीक है, वो आपको क्या है, यूज हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। उपयोग का नियम ये कहता है।
लेकिन अगर आपने यहीं पर अच्छा काम नहीं किया, यहीं पर अच्छे से नहीं सीखा, या फिर सीखने के बाद उसको मतलब दोहराया नहीं कह सकते कि उसको छोड़ दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से उसको एक्सरसाइज में आप नहीं लाए, तो होगा क्या कि जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी फ्यूचर में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसको भुला चुके होंगे, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। समझ गए? वो उसका डी यूज हो जाएगा, यानी आप उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है एक्सरसाइज का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर जो नियम दिया है इन्होंने, थोर्नडाइक ने सीखने का, वो ये दिया है प्रभाव और संतोष का नियम। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ इफेक्ट एंड सेटिस्फिकेशन जिसे हम कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज जो आप सीखते हो, या तो किसी के प्रभाव में आकर सीखते हो, या फिर सेटिस्फिकेशन के लिए सीखते हो। क्या इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जब कोई चीज सीखते हो, तो उसके फायदे और उसके नुकसान का आपके ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पता चला कि आपको रेस में दौड़ने पर क्या मिलती है, हर बार एक ट्रॉफी मिलती है, ठीक है, एक ट्रॉफी मिलती है, तो सीधी सी बात है आप उससे क्या है प्रभावित होंगे, और हर बार अपनी जो दौड़ में है एक स्कोर बनाने के लिए, अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए हर बार उसके लिए एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। और दूसरा संतोष का नियम, प्रभाव का हो, संतोष का हो, एक ही बात है। दूसरा ये है कि दूसरी तरफ हम अगर देखें, तो किसी काम को करने पर आपको दंड दिया जाता है, तो कह सकते हैं कि उसका जो मतलब एक जो उसका सेटिस्फिकेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। यानी आप जिस बात का, जिस किसी सीखने की प्रक्रिया का आपके ऊपर अच्छा संतोष भरा प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको क्या होते हैं, बार बार करते हो, दैट मीन्स इसको बोलते हैं बारंबारता का नियम, जिसे बोलते हैं जिसे यहाँ पर थोर्नडाइक ने बारंबारता का नियम कहा है, बारंबारता का नियम, यानी कि आप उसको फिर बार बार करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को मतलब आप करते हो और उसके बदले आपको दंड मिलता है, यानी आपने अच्छा नहीं किया और आपको दंड मिला है, तो आप उसे क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। तो आप उसे मतलब उसके दोहराव को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, उसे बार बार आप रिपीट नहीं करोगे। तो इससे भी क्या होता है कि आपका जो सीखना होता है वो लुप्त हो जाता है, आप उस चीज को फिर दोबारा से मतलब करना बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। तो ये 3 नियम, मुख्य नियम इन्होंने बताए थे, जो कि काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर हुए होंगे। तो इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आपको हर एक चीज मतलब अच्छे से समझनी है, इनका सीक्वेंस समझना है, और सीधी सी बात है इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगी सेकंड वाला है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ पर थर्ड, जो कह सकते हैं जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी, या फिर आप गौण नियम जिन्हें कहेंगे, ठीक है। तो गौण नियम की मैंने आपको बताया ही था पहले कि जो गौण नियम है यहाँ पर, तो जिसको बेसिकली कहेंगे, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोर्नडाइक के अनुसार के सीखने के गौण नियम कितने हैं, तो यहाँ पर संख्या 5 ही आपको देखने को हमेशा मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें सैद्धांतिक रूप से, तो इसके जो नियम होते हैं टोटली 6 होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आपको 6 देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 5 देखने को मिलेंगे। अगर संख्या 2 मिल रही है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 5 भी मिल रही है, 6 भी मिल रही है, तो आप 6 ही आंसर लगाए, वही आंसर आपका सही होगा। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, जिसे हम टेट कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं और एमपी टेट कह सकते हैं, तो वहां पर इसको इन दोनों लास्ट वाले जो नियम है इनको मर्ज करके एक ही बना दिया जाता है, यानी कि संख्या 5 कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन सी टेट में हमेशा इसको देखने को मिलता है कि ये जो सेकेंडरी नियम है, सेकेंडरी रूल की जो टोटल संख्या अगर कभी पूछी जाती है, नॉर्मली तो नहीं पूछी जाती, तो उसका आंसर 6 ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सेकेंडरी नियम है थोर्नडाइक के अनुसार, ये प्रमुख नियम तो आपने देख ही लिए हैं। तो थोर्नडाइक के अनुसार सीखने के गौण नियम यानी कि सेकेंडरी नियम, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। तो अभिवृत्ति यानी कि आप कुछ भी आप सीख रहे हैं, भाई सीखने का मन तो आपने बना लिया है, आप फिजिकली मेंटली तैयार हो गए, लेकिन आपका उस
काम के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है, आप टीचिंग की तैयारी करने तो लग गए, यानी फिजिकली भी आप तैयार हैं और मेंटली भी आप प्रिपेयर है कि नहीं मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, लेकिन टीचिंग फील्ड के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, तो वो निर्भर करेगा आपके, उस पर निर्भर करता है आपके सीखने की मात्रा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी फील्ड में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप उससे संबंध ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखना चाहोगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप तैयार तो हो गए, लेकिन अगर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसके प्रति आपके जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर जो है मतलब टीचिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो एज लिमिट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसा अगर आप एटीट्यूड रखते हैं, तो आप टीचिंग फील्ड्स में उसकी जो संबंधित जानकारी है वो कभी भी पर्याप्त मात्रा में आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो एटीट्यूड को सही रखना बेहद जरूरी होता है। दूसरा, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ भी बात सीख रहे होते हैं, आप किसी बात की लर्निंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का एग्जाम्पल हम लें, तो जब बच्चा को जो आंशिक क्रिया का नाम किस प्रकार से उस पर लागू होता है, देखिए कुछ भी सीखना अगर आप शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो जब आप उसके सिलेबस को देखते हैं तो क्या डर नहीं जाते, बिल्कुल डर जाते हैं। तो लेकिन जब आप उसकी कैटेगरी बना देते हैं, सब्जेक्ट की कैटेगरी बना देते हैं, सिलेबस की कैटेगरी बना देते हैं, तो उसके बाद से जब आप मतलब डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को, छोटे रूप में बांट देते हैं, तो आपको ईज़ी लगने लगता है। बात समझे? यानी आपने क्या कर लिया, प्री अलग कर दिया और मेंस अलग कर दिया, और सीधी-सी बात है उसमें किताबों का भी जो है कलेक्शन आपने अलग कर दिया। तो उसके बाद से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे शुरू कहाँ से करना है, और चीज़ों को जब बड़ी चीज़ को आप टुकड़ों में बाँट कर करते हैं तो वो अपने आप ही ईज़ी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसको एक कविता वाला हमें लेसन पढ़ाना है, तो अगर हम वन टाइम में उसको पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो क्या उसके लिए बर्डन नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर हम 2-2 लाइन्स उसको पढ़ाएँगे और 2-2 लाइन्स ही उसको याद करने के लिए बोलेंगे तो वो उसके लिए ईज़ी हो जाएगा। यानी कि पूरे पार्ट को हमने क्या कर दिया, पूरे जो मतलब लेसन है उसको जो है उसके पार्ट्स बना दिए और उसको आंशिक रूप में हमने बाँट दिया। तो आंशिक क्रिया का नियम इस प्रकार से लागू होता है। बात करें बहुपरती क्रिया का नियम, देखो जिस प्रकार से हमने अभ्यास का नियम पढ़ा, एक्सरसाइज का नियम पढ़ा, तो उसी के तहत हम कह सकते हैं कि जब हम कोई किसी भी बात का एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे तो चीज़ें परमानेंट होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि बहुपरती क्रिया का नियम ये भी कहता है, यहाँ पर जो सेकेंडरी नियम है, वो इससे थोड़ा मिलता-जुलता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना? तो उससे संबंधित बाकी जुड़ी हुई एक्टिविटी भी आप अगर करते हैं, तो सीखना ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चैप्टर है और उस चैप्टर में आपने कोई पैराग्राफ किया, फिर उसी से कनेक्टेड, उसी से जुड़े हुए आपने क्वेश्चन आंसर किए, फिर उसी से जो है रिलेटेड आपने कोई एक्सरसाइज की जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? उसी से जुड़ा हुआ आपने कोई पैराग्राफ खुद से लिखा बनाकर। तो इस तरह की जितनी एक्टिविटी एक चीज़ से जुड़ी हुई आपने की है, तो इन सब से इसका आपका जो सीखना है, वो बहुपरती क्रिया हो गया। यानी आपने बार-बार इस चीज़ से संबंधित बहुत सी चीज़ों को सीख लिया, जिससे सीखना एक तो कह सकते हैं कि प्रभावी हुआ, दूसरा ये कह सकते हैं कि भई मतलब जब ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो सीखना मतलब इफ़ेक्टिव और कह सकते हैं कि आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बात करें 4th नियम की, कि आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी आप कुछ भी आपने पहले भी मतलब आपको पहले भी जो चीज़ें आती है वो तो आती ही है, लेकिन आप हर रोज़ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हर रोज़ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। कभी कुछ स्कूल से सीखा, कभी घर से सीखा, कभी मोहल्ले से सीखा, पड़ोस से सीखा, कहीं घूमने गए रिश्तेदारी में वहाँ से सीखा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, तो ये चीज़ें आपने एसिमिलेट कर ली, ठीक है? तो यानी आप जो है अपने ज्ञान में नया कुछ ना कुछ एसिमिलेट यानी कि आत्मसात करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। एसिमिलेट करना होता है कि आपको अपने अपने मतलब जो आपके पास ज्ञान है, उसे आप बढ़ाते रहते हो, उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? जैसे-जैसे बड़े होते रहते हैं, वैसे-वैसे चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होता रहता है, हो जाता है, ठीक? बात करें साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या कहता है? यानी साहचर्य का मतलब है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी चीज़ों के सहारे सीखते हैं, ठीक है?
किसी न किसी चीज का आप सहारा अगर लेकर सीखते हैं तो वो कह सकते हैं कि वो सीखना उसके साथ में जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। हम जब कह सकते हैं कि मतलब एक हमारे फ्रेंड थे, तो उनका कहना ये था कि जब वो 10th में ट्यूशन पढ़ती थी, ठीक है, तो उनका एक मतलब उनकी एक दोस्त थी, ठीक, तो उनको मतलब उस फ्रेंड को उसका वेट करना पड़ता था, ठीक है, तो कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, तो वो अपनी साइकिल को लेकर एक मतलब कोने पर खड़ी हो जाया करती थी पेड़ के नीचे, ठीक है, और तो 5-10 मिनट का तक वेट करना ही पड़ता था। तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी वो भी साइकिल लेकर आती थी, ठीक है, तो जैसे ही मतलब उसको वो साइकिल की रिंग सुनाई देती, ठीक है, दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी, जब जैसे ही उसको साइकिल की रिंग सुनाई देती, वैसे ही अपनी साइकिल में पेडल मारना शुरू कर देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब एक एक का मतलब जो चीजें एक मतलब लड़की कर रही है, तो जो भी एक्टिविटी कर रही है वो दूसरे से क्या कि जुड़ गई है कहीं ना कहीं। अगर वो किसी कारण कभी लेट हो गई या फिर नहीं आई, तो ये वाली मतलब जो हमारी फ्रेंड थी ये भी ट्यूशन नहीं जाती थी, तो वो सीखना एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। और लेकिन अगर वो दूसरे वाली फ्रेंड उसकी आ रही है तो वो सीधी सी बात है, वो दोनों एक ट्यूशन में जाया करते थे, ठीक, तो लड़कियों को वैसे भी नॉर्मली अकेले कहीं नहीं भेजते नहीं है। तो ये जो हुआ मतलब वो कह सकते हैं कि उसके साहचर्य मतलब उसके संबंध में आकर उसने चीजों को सीखा, ठीक है। तो जब एक चीज दूसरी चीज से जुड़कर किसी चीज को सीखती है, कुछ नया मतलब होता है, तो कह सकते हैं कि वो फिर बाद में जाकर वो स्थानांतरण का मतलब रूप ले लेती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम पावलाव के सिद्धांत में भी पढ़ते हैं कि जब वो कुत्ता था तो कुत्ते के सामने पहले जैसे ही घंटी बजती थी तो घंटी बजते ही खाना आ जाता था, समझ रहे हो। तो जैसे ही घंटी बजते खाना आ जाता था तो कुछ टाइम जो है जो कुत्ता था वो समझ गया कि अब जैसे ही घंटी बजी है अब तुरंत खाना आ जाएगा। तो पहले होता क्या था कि जब घंटी बजती थी और बाद में खाना आता था तो खाने को देखकर उसके कुत्ते के मुंह में लार आती थी, ठीक है। लेकिन बाद में होने क्या लगा कि वो जो साहचर्य है उसका ट्रांसफर हो गया किसमें, कि अब खाना तो क्योंकि घंटी बजने के बाद ही आएगा ना, लेकिन जैसे ही घंटी बजी अब कुत्ते के मुंह में घंटी बजती लार आने लगी, है ना, खाना बाद में आ रहा है, समझ गए। तो ये क्या है, उस सीखने का साहचर्य का क्या कि ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक एक्टिविटी हमारे जीवन में चलती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पावला के सिद्धांत में पहले खाना उद्दीपन बढ़ाता था तथा बाद में घंटी से अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स करने लगा। समझ गए अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया। तो ये जो होता है साहचर्यात्मक या फिर स्थानांतरण का नियम इस तरीके से लागू होता है सीखने की एक्टिविटी पर। बात करें सादृश्यता या फिर अनुरूपता का नियम। सादृश्य अनुरूपता का नियम ये कहता है कि आज आपने कोई भी चीज सीख ली, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूटी सीखी, आपने साइकिल सीखी, ठीक है, स्कूटी सीखी या फिर साइकिल आपने सीख ली है। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, आपको पता चला आपको फ्यूचर में क्या चलानी पड़ी, कार चलानी पड़ी, तो आप जब कार चलाते वक्त क्या करोगे कि आपने यहाँ पर जो भी सीखा है, जो भी गियर लगाने, ब्रेक लगाने या फिर गाड़ी को बैक करना या फिर कुछ भी आपने सीखा, हैंडल पकड़ना, तो वो सब एक्टिविटी आप क्या है अप्लाई कर दोगे कार चलाने पर, समझ गए। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सादृश्यता, यानी कि एक जैसी चीज सीखकर आप कहीं पर दूसरी जगह उसी के समान कोई चीज आपको करनी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है आप उस पर अप्लाई कर दोगे। आज अब मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखने के लिए दे दूं और आपने उस नोट को बहुत अच्छे से तरीके से लिख लिया, तो मैं कल आपको बोलूं कि आपने नोट इतना अच्छा लिखा है, तो सीधी सी बात है आप बुक भी लिख सकते हैं। तो आप बुक लिखो, ठीक है, आप बुक लिखो। तो आपने जो अपने विवेक का, अपने सीखने का इस्तेमाल एक नोट लिखने में किया है, तो जब आप इन चीजों का, अपने विवेक का इस्तेमाल क्या करोगे, एक बुक को लिखने में करोगे, तो उसे हम कहेंगे सादृश्यता या फिर अनुरूपता का नियम। समझ गए। तो ये कुछ सीखने के नियम थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आपने देखा कि जो प्राथमिक नियम है उनकी संख्या 3 है, ठीक, उसको भी हमने अच्छे से समझा है, और ये भी आपने अच्छे से समझे है जो गौण नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में काफी हेल्प करेगा,
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं भाई, हर बार आते हैं। ये सब कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें, टीचिंग एग्जाम मैं कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जरूर आते हैं, निश्चित तौर पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपने क्लियरली सब चीज को समझा होगा और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों के साथ में, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान जरूर रखिए, और बाकी जो है अच्छे से एक्सरसाइज आप भी करते रहिए ताकि आप चीज़ों को भूले नहीं। एग्जाम के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप भूल जाए, आप उसका यूज ही नहीं कर पाए, जैसे कि हमने लो भी पढ़ा है, ठीक है। तो जरूरी है कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज करें, अच्छे से सीखे, विवेकपूर्ण मतलब सीखे, ध्यान लगा कर सीखे, फिजिकली मेंटली आपको एक्टिव रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लोगों को जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, भूलना इसमें कोई वो हिचकने वाली बात नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम से जरूर शेयर करो, किया करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।